Good morning. So today we are having back-to-back classes. So the first class will be of CRPC and the second class will be of limitation. That is from 11 to 1 and 1, 11 to 12 and 12 to 1. यस, तो आज हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो आज हम सीआरपीसी के अंदर हमने पेटी ऑफेंसेस की डेफिनेशन को देखना था कि पेटी ऑफेंसेस होते क्या है। पेटी ऑफेंसेस का प्रोसीजर मैं आपको समझा चुका था, तो मुझे आज आपको पेटी ऑफेंसेस की डेफिनेशन को डिस्कस करना था। बट उस डिस्कशन से पहले आज मुझे आपको एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराना है। दैट इज नॉट रिलेटेड टू सीआरपीसी और लिमिटेशन, दैट इज नॉट रिलेटेड टू सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दैट इज इन रिलेशन टू अमेंडिंग एक्ट। क्यों? बिकॉज जुडिशियल सर्विसेज की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको अमेंडिंग एक्ट को पढ़ना आना चाहिए। अगर आप पंजाब में आते हैं, अगर आप पंजाब स्टेट के अंदर बैठते हैं, तो यहां पर आपको जो एग्जामिनेशन के अंदर जो आपको बेयर एक्ट मिलते हैं वो 2005 तक के हैं। तो वो 2005 तक के अपडेटेड हैं। उसके बाद जो आपको बेयर एक्ट मिलते हैं, उसके बाद जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, उसका आपको अमेंडिंग एक्ट सेपरेटली मिलता है। तो मतलब कि अगर आपके पास सीआरपीसी अगर आपको मिलेगा तो वो सीआरपीसी 2005 तक की अमेंडमेंट वाला मिलेगा। उसके बाद 2006 की कोई अमेंडमेंट है, 2013 की कोई अमेंडमेंट है, 2018 की कोई अमेंडमेंट है, उसके नीचे अमेंडिंग कॉपीज लगी होती हैं। दूसरी चीज, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप हरियाणा में बैठ रहे हैं तो हरियाणा के अंदर आपको 1999 का एक्ट मिलता है। तो कितने भी आपको वहां पे बेयर एक्ट मिलेंगे हरियाणा के अंदर, वो 1999 तक के अपडेटेड हैं। उसके बाद कितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं हरियाणा के अंदर कहीं पे भी, उसके आपको सेपरेट बेयर एक्ट्स मिलते हैं, सेपरेट अमेंडिंग एक्ट्स मिलते हैं। सो दैट इज द रीजन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज एंड इवन अदरवाइज फॉर योर जर्नल नॉलेज ऑल्सो, आपको अमेंडिंग एक्ट पढ़ना चाहिए। आपको पता होना चाहिए अमेंडिंग एक्ट बोलता क्या है। तो मैं आपको जस्ट पेटी ऑफेंस के रिलेशन के अंदर आपको मैं इसको तो डिस्कस करता हूं, आपको मैं कुछ दिखाता हूं पेटी ऑफेंस के रिलेशन में। उसके बाद हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आई एम रेफरिंग सेक्शन 206। हम 206 को देखते हैं। अगर हम 206 को देखते हैं, आई जस्ट शो इट टू यू। तो अगर आप 206 को देखते हैं तो आपको यहां पर एक अमेंडमेंट दिख रही है 206 में, दैट इज 1000 रुपीज। ये अमेंडमेंट अगर आप गौर से देखते हैं, इट्स ऑफ 2005। इसमें लिखा हुआ है एक्ट 25 ऑफ 2005 सेक्शन 20B फॉर 100 रुपीज with effect from 23/6/2006. Now the question is what this date has to say. What is meant by Act 25 of 2005? What is mentioned by Section 20, Clause B? What is the meaning of all these things and how to read it? Correct. तो उसको पढ़ने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें समझा दूं, उसके बाद फिर हम अमेंडिंग एक्ट पढ़ने का तरीका देखेंगे, उसके बाद हम पेटी ऑफेंस की डेफिनेशन भी आएंगे। याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल देता हूं, आप उस एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। 2013 के अंदर कब हरियाणा मेंस हुआ था, तो उस हरियाणा मेंस के अंदर क्वेश्चन था सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के। तो दैट वाज इन 2013 में कब हरियाणा एग्जामिनेशन हुआ था, मेंस हुआ था, तो उस टाइम पे क्वेश्चन आया सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के ऊपर। तो वहां पे आपको बेयर एक्ट्स मिलते हैं। तो वन ऑफ माय स्टूडेंट मींस आफ्टर द एग्जामिनेशन वाज ओवर, ही कॉल्ड मी अप एंड ही सेड कि सर अपने जो बेयर एक्ट हैं जो हमें मिलते हैं और जो सरकार बेयर एक्ट देती है, उस बेयर एक्ट में फर्क है। तो आई आस्क्ड हिम द रीजन। मैंने कहा नहीं नहीं जी, दोनों सेम होते हैं। अब एक्ट इज एन एक्ट, चाहे आप कहीं से भी आप लें तो लॉ तो सेम ही होगा, तो डिफरेंट तो हो नहीं सकता। तो ही टोल्ड मी सर, जो मेरे पास एक्ट आया था उसमें 125 के अंदर एक लिमिट लगा रखी थी कि जेएमआई से सिर्फ
500 तक की मेंटेनेंस लगा सकता है, कि जेएमआईसी कैन पास द ऑर्डर्स ओनली ऑफ 500 रुपीज मेंटेनेंस, 500 से ज्यादा मेंटेनेंस नहीं लगा सकता। तो कब मेरी उससे ये बात हुई तो मैंने उसको कहा कि दैट आपने नीचे अमेंडिंग एक्ट्स देखे थे? ही सेड नो सर, अमेंडिंग एक्ट तो मैंने देखे ही नहीं। तो जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स होते हैं वो ये गलती करते हैं, एंड द गाय कमिटेड द सेम मिस्टेक इन सीपीसी ऑल्सो। क्वेश्चन आया था रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के ऊपर। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में ओरिजिनली 4 ग्राउंड्स थे, बाय द वे ऑफ एन अमेंडमेंट 2 ग्राउंड्स को और ऐड किया गया। द सेम गाय, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम गाय। सीपीसी के एग्जाम के अंदर इन हरियाणा द क्वेश्चन वाज देयर कि whether the grounds of rejection of plaint are substantial or procedural in nature, comment। करेक्ट। तो कब ये चीजें थी तो व्हाट हैपेंड, तो वो उसका कब ये डिस्कशन चल रही थी तो उसने मुझे ये भी बताया कि सर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में मैं 4 ग्राउंड लिखकर लेकर, आपने जो हमारे को एक्स्ट्रा 2 ग्राउंड बताए थे वो तो बेयर एक्ट में थे ही नहीं। वो इसलिए नहीं थे बिकॉज वो अमेंडमेंट से ऐड हुए थे 2001 की, और उसकी अमेंडेड कॉपीज अलग से दी गई। सो दैट इज द रीजन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पंजाब एंड हरियाणा, तो उन केसेस के अंदर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हुई हैं 2000 के बाद, कि सो दैट अगर आप एग्जामिनेशन में बैठे हैं और कोई क्वेश्चन आ जाता है अमेंडमेंट बेस्ड के ऊपर तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज अमेंडमेंट में आई थी, तो आप सीधा अमेंडिंग एक्ट उठाकर पढ़ सकें। दैट इज द रीजन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पंजाब एंड हरियाणा फॉर जुडिशियल सर्विसेज, इवन फॉर हायर जुडिशरी, you should know about this thing, how to read the amending act and should know about the amendment। Number 2, अमेंडमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन प्री एग्जामिनेशन में भी आता है। तो सीआरपीसी के अंदर तो 2005 एंड 2006 की अमेंडमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। सीआरपीसी के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुई है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं। मैं सीआरपीसी सीपीसी दोनों का एग्जाम्पल देता हूं। सीपीसी में जो अमेंडमेंट 1976 में हुई थी वो इनफोर्स 1977 में हुई थी। सीपीसी में जो 1999 एंड 2001 की अमेंडमेंट्स हुई थी उन दोनों को इनफोर्स एक साथ 2001 में कराया गया था। तो 1999 की जो अमेंडमेंट थी वो 1999 से इनफोर्स नहीं हुई थी, वो बाद में हुई थी। उसी तरीके से अगर आप सीआरपीसी को देखते हो, जो 2013 की अमेंडमेंट थी सीआरपीसी की, उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया था 2 महीने प्रायर, बिकॉज दे वांटेड टू nullify the effect of ordinance। So that was a beauty of the amendment of 2013। उसी तरीके से सीआरपीसी के अंदर हमारे पास 2 अमेंडमेंट हुई थी 2005 एंड 2006 की। 2005 की अमेंडमेंट्स 2006 से लागू की गई थी, इनफोर्स 2006 से हुई। तो ये जो छोटे 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 क्वेश्चंस हैं ये आपके जुडिशियल सर्विसेज में पूछे जाते हैं। सो दैट इज द रीजन कि इन रिलेशन टू द अमेंडमेंट्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज तो एटलीस्ट कितने भी मेजर एक्ट्स हैं, तो कितनी भी 2000 के बाद अमेंडमेंट्स हुई हैं तो आपको उनकी इनैक्टमेंट और उनकी इन्फोर्समेंट आपको दोनों याद रखनी है प्री एग्जामिनेशन के लिए, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज। राइट। तो अब मैं आपको अमेंडमेंट को डिस्कस करता हूं, व्हाट द अमेंडमेंट हैज टू से। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज गौर से सुने आप इस चीज। अगर आप पीछे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप शेड्यूल 7 देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में देयर इज शेड्यूल 7, तो इट प्रोवाइड्स यू 3 लिस्ट्स, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो आपको 3 लिस्ट प्रोवाइड की गई हैं। उस लिस्ट के अंदर आपके पास नंबर ऑफ एंट्रीज मेंशन्ड है। वहां पे अगर आप एंट्रीज को जरा गौर से देखते हैं तो आई डोंट हैव वेयर एक्ट राइट नाउ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जस्ट अ मिनट, यस आई हैव वन, मैं आपको दिखाता हूं। तो अगर आप शेड्यूल 7 के अंदर पीछे लिस्ट के अंदर कोई भी लिस्ट के अंदर अगर आप एंट्री देखते हैं तो एंट्री, आई जस्ट शो इट टू यू एज एन एग्जांपल।
अगर आप ध्यान से देखते हैं, आई एम शोइंग यू एन आर्टिकल 46। ये जो आर्टिकल 46 है यहां पे, ये स्टेट लिस्ट में मेंशन है, दैट इज टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगाना जो है, दैट फॉल्स इन स्टेट लिस्ट एंड इट इज एंट्री नंबर 46। दैट इज द रीजन कि पंजाब के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट किया गया है एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स। तो एग्रीकल्चर इनके ऊपर टैक्स लगाना है कि नहीं लगाना, दैट फॉल्स इन स्टेट लिस्ट। तो वो स्टेट की मर्जी है, इसमें सेंटर का कोई रोल नहीं है, राइट। इट डजंट फॉल इन यूनियन लिस्ट, इट फॉल्स इन स्टेट लिस्ट। तो ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर दे वांट टू इंपोज टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम और नॉट। तो पंजाब गवर्नमेंट ने इसको एग्जम्प्ट किया गया है, तो पंजाब में नहीं है। क्लियर है? तो अब देखिए, इन्होंने एंट्रीज में सब्जेक्ट लिख दिया कि इस सब्जेक्ट पे कोई भी लॉ बनेगा, इस सब्जेक्ट पे कोई भी लॉ बनेगा वो स्टेट बनाएगी। अगर कोई यूनियन लिस्ट में मेंशन है तो इस सब्जेक्ट पे कोई भी लॉ बनेगा जो यूनियन लिस्ट में मेंशन है, उसमें पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। राइट, दिस इज क्लियर? आई थिंक सो। आप लोग अब हम आगे देखना स्टार्ट करें। मेकिंग अ लॉ इंक्लूड्स अमेंडिंग अ लॉ ऑल्सो। लॉ बनाने के अंदर लॉ अमेंड करना भी उसी का पार्ट है। लॉ बनाना, लॉ को अमेंड करना, लॉ को रिपील करना, लॉ को चेंज करना, इट्स अ पार्ट ऑफ मेकिंग ऑफ अ लॉ ओनली। करेक्ट? तो इसलिए जरा गौर से सुने, अगर एक सब्जेक्ट किसी लिस्ट में मेंशन्ड है एंड उस सब्जेक्ट का कोई प्रोसीजर मेंशन्ड है कि सिंपल मेजॉरिटी चाहिए या फिर स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए या फिर स्टेट रेक्टिफिकेशन साथ में चाहिए, एक स्पेशल प्रोसीजर मेंशन्ड है, तो कभी भी आप उस सब्जेक्ट के ऊपर कोई भी लॉ बनाएंगे या अमेंडिंग लॉ बनाएंगे या रिपीलिंग लॉ बनाएंगे, इट विल बी सब्जेक्ट टू सेम रूल्स। इट विल बी सब्जेक्ट टू सेम रूल्स। तो अब ध्यान से देखिए, अगर एक सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में है तो सिर्फ पार्लियामेंट उसके ऊपर लॉ बना सकती है एंड सिर्फ पार्लियामेंट ही उसको अमेंड कर सकती है एंड पार्लियामेंट ही उसको रिपील कर सकती है, बिकॉज अमेंडिंग एंड रिपीलिंग इज ऑल्सो अ लॉ। सिमिलरली, अगर पार्लियामेंट को एक लॉ बनाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए तो उस लॉ की अमेंडमेंट करने के लिए भी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, उस लॉ को रिपील करने के लिए भी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। क्यों? बिकॉज मेकिंग अ लॉ ऑल्सो इंक्लूड्स अमेंडिंग अ लॉ एंड रिपीलिंग अ लॉ। दिस इज वॉट यू शुड कीप इन माइंड। बिकॉज हमारे स्टेट लिस्ट में इन्होंने लॉ बनाने की पावर नहीं दी, उन्होंने कहा है अगर आप ये जो सब्जेक्ट है ये इस लिस्ट में फॉल करता है, इस सब्जेक्ट में आपने कोई नया कानून बनाना है, इस लिस्ट में आपने कोई कानून को खत्म करना है, इस लिस्ट में आपने किसी कानून को चेंज करना है, इट फॉल्स इन दिस लिस्ट। सो दैट इज द रीजन मेकिंग अ लॉ, अमेंडिंग अ लॉ, रिपीलिंग अ लॉ, ये तीनों चीजें सेम फुटिंग पे चलेंगी। दिस इज वॉट यू हैव टू कीप इन माइंड। करेक्ट? सो अब मैं आपको इसको फटाफट आपको सम अप करके बताता हूं, उसके बाद मैं आपको लॉ पढ़ना सिखाता हूं, अमेंडिंग लॉ बनता कैसे है। ठीक है जी, यू शुड बी अवेयर अबाउट इट, क्योंकि आज मैं आपको सीपीसी पढ़ाऊंगा तो इवनिंग में, तो सीपीसी के अंदर मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत सी चीज बताऊंगा कि आपके बैराक के अंदर वर्ड लिखा होता है हाई कोर्ट अमेंडमेंट्स, वो वर्ड रॉन्ग है। अगर आप उसको ज्यूरिस्प्रूडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, दैट इज रॉन्गली कोटेड एंड रॉन्गली मेंशन्ड। तो हाई कोर्ट अमेंडमेंट्स गलत वर्ड है। तो पहले हम इस अमेंडिंग लॉ के प्रोसीजर को देख लें, उसके बाद हम उसको सीपीसी में देखेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर एक लॉ यूनियन लिस्ट में फॉल करता है और वो लॉ बना हुआ है, आप उस लॉ को अमेंड करना चाहते हैं, तो अमेंड भी सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है, बिकॉज दैट फॉल्स इन यूनियन लिस्ट। उस लॉ को रिपील भी पार्लियामेंट कर सकती है, बिकॉज दैट फॉल्स इन यूनियन लिस्ट। करेक्ट? अगर एक लॉ को पास करने के लिए
सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। तो उस लॉ में अमेंडमेंट करने के लिए भी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, उस लॉ के उसको रिपील करने के लिए भी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। अगर किसी लॉ को बनाने के लिए यू नीड स्पेशल मेजॉरिटी, तो उस केस में अगर वो लॉ बना हुआ है उसको अमेंड करना है, यू नीड स्पेशल मेजॉरिटी। एंड अगर एक लॉ है उसको रिपील करना है, यू नीड स्पेशल मेजॉरिटी। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। करेक्ट। Now, what is how the amendment takes place and how you repeal a law? Repeal amendment का पार्ट होता है बेसिकली, राइट? चलो हम इसको देखते हैं, हाउ द अमेंडमेंट टेक्स प्लेस। अमेंडमेंट कैसे काम करती है। कब आप अमेंडमेंट को देखते हैं तो अमेंडमेंट के अंदर ना आपकी बेसिकली 4 टर्म्स यूज होती है, राइट? समटाइम्स दे यूज इट इंसर्ट, they use the word add, then they use the word subtract, then they use the word omit, and then they use the word repeal. तो ये टर्मिनोलॉजीज अमेंडिंग एक्ट्स में यूज होती है। यू इंसर्ट समथिंग, यू एड समथिंग, यू सब्सट्रैक्ट समथिंग, यू ओमिट समथिंग, और यू रिपील समथिंग। तो अमेंडिंग एक्ट में आप ये 5 काम कर सकते हैं। वो 5 काम कौन से? यू कैन इंसर्ट, यू कैन एड, you can subtract, you can omit, and you can repeal. एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट पर्सन से पूछेंगे तो वो कहेगा जी इंसर्ट और एड इज अ वन द सेम थिंग। इंसर्टिंग और एडिंग में फर्क है। सब्सट्रैक्टिंग, ओमिटिंग एंड रिपीलिंग, इन तीनों में भी फर्क है। वो फर्क हम विद द पैसेज ऑफ टाइम कभी और देखेंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको सीआरपीसी में ही पढ़ाऊंगा ये तीनों 5 टर्म्स में फर्क क्या है। बट अभी नाउ दैट इज नॉट अ टॉपिक। हम अपना पॉइंट देखते हैं। अगर आप एक एक्ट बन चुका है एंड यू वांट टू अमेंड दैट एक्ट, आप उस एक्ट को अमेंड करना चाहते हैं, तो उसको अमेंड करने के लिए आपका एक बिल इंट्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट में। वो बिल कैसे एक नॉर्मल एक्ट बनता है उसी तरीके से प्रोसेस किया जाएगा, बट उस बिल को हम नाम देंगे अमेंडिंग बिल। इट विल बी सब्जेक्ट टू द सेम प्रोसीजर जैसे हमारे पास उस लॉ का एक्ट का था, बिल का था, उसी तरीके से आपका अमेंडमेंट का बिल निकलेगा। इट विल बी पास्ड बाय लोकसभा, राज्यसभा, एंड देन इट विल बी असेंडेड बाय द प्रेसिडेंट, एंड वो जो बिल होगा इट विल बी कॉल्ड अमेंडमेंट एक्ट। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूं अमेंडमेंट एक्ट होता कैसा है। मैं आपको 2013 का अमेंडमेंट एक्ट दिखा रहा हूं और उसके बेसिस के ऊपर मैं आपको जस्टिफाई करवा रहा हूं ना। मेरे पास एक 2013 का अमेंडमेंट एक्ट है, तो लेट्स सी। So I have a Criminal Law Amendment Act of 2013. This is 13th Act of 2013. तो मतलब कि ये 13वां एक्ट था जो 2013 में बना था। करेक्ट। ये एक्ट 2 अप्रैल 2013 को बना था। इफ यू लुक हियर, 2 अप्रैल 2013 इट्स एनैक्टेड। इसको जो इन्फोर्स किया गया था दैट वाज 3 फेब 2013। 2 अप्रैल को बना, 3 फेब को इसको इन्फोर्स करवाया गया। इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया था इस अमेंडमेंट को। उसका रीजन ये था कि ये जो एक्ट था ये ऑर्डिनेंस को खत्म कर रहा था। 3 फेब को एक ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस हुआ था 2013 का, तो उस ऑर्डिनेंस के इफेक्ट को खत्म करने के लिए इस अमेंडमेंट एक्ट को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया था। करेक्ट। सो अगर आप देखते हैं कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 का है, ये सेम प्रोसीजर से पास हुआ है जिस प्रोसीजर से सीआरपीसी पास हुआ था। तो मतलब कि ये अमेंडमेंट यूनियन के द्वारा की गई थी, दैट इज पार्लियामेंट के द्वारा की गई थी। ये अमेंडमेंट सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास हुई थी और उसके बेसिस के ऊपर ये अमेंडमेंट की गई थी। करेक्ट। अब मैं आपको इसके बेसिस पे कुछ दिखाता हूं। अगर हम इस एक्ट को गौर से देखते हैं, मैं आपको सीआरपीसी के रिलेशन में दिखाता हूं, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ लेट्स सी। अगर आप यहां पर देखते हैं तो देयर इज सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट। इस एक्ट का आपको सेक्शन 23 दिखेगा।
23 कहता है इंसर्शन ऑफ न्यू सेक्शन 357B एंड 357C। अगर आप इसकी वर्डिंग देखते हैं, ये कहता है आफ्टर सेक्शन 357A ऑफ सीआरपीसी द फॉलोइंग सेक्शन शैल बी इंसर्टेड। तो दे हैव मेंशन द सेक्शंस 357B एंड 357C। तो अगर आप देखते हैं, ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट का सेक्शन नंबर 23 है, करेक्ट। अगर हम इसको गौर से देखते हैं, we have Criminal Law Amendment Act of 2013. This is section number 23 of the act, and ये 13वां एक्ट था 2013 का। इसका सेक्शन 23 है जिसने 257B एंड 257C को इंसर्ट किया, 357B एंड 357C को, राइट। अब मैं आपको 357C एंड B दिखाता हूं एक बार। ना अगर आप गौर से देखते हैं, 357B एंड 357C दोनों अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं। दिस इज फुटनोट में नंबर 1 पॉइंट। तो अगर हम गौर से देखते हैं, इट्स इंसर्टेड बाय एक्ट 13 ऑफ 2013, 13वां एक्ट 2013 का, दैट इज क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट सेक्शन 23। तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 का आप 13वां एक्ट खोलेंगे, उसका 23वां सेक्शन देखेंगे। उस सेक्शन के अंदर इन दो प्रोविजंस को ऐड करने के बारे में बताया गया था, इसलिए ये दो प्रोविजंस आपकी ऐड हुई है, करेक्ट। दिस इज हाउ यू हैव टू रीड द अमेंडमेंट एक्ट। तो होता क्या है अमेंडमेंट एक्ट में? कब अमेंडमेंट एक्ट ड्राफ्ट किया जाता है तो उसमें सेक्शंस लिखे जाते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। उन सेक्शन में मेंशन किया जाता है कि इस एक्ट का ये सेक्शन चेंज किया जाए, इस एक्ट के अंदर ये सेक्शन ऐड किया जाए, इस एक्ट के अंदर ये सेक्शन चेंज किया जाए। इसका मैं आपको एक ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूं। अगर आपके पास आईपीसी है तो आप आईपीसी के अंदर अगर आप रेप की डेफिनेशन को देखते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर रेप की डेफिनेशन 375 को अमेंड किया गया था 2013 में। अगर आप क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2013 को देखते हैं, उसके सेक्शन नंबर 9 के अंदर, सेक्शन 9 के अंदर रेप की डेफिनेशन को चेंज करने के बारे में बताया गया था। 2013 का क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट का सेक्शन 9 कहता है कि आप इन 4 क्लॉजेस A, B, C, D को 375 में ऐड करें। तो इस सेक्शन 9 के बेसिस पे 375 ऑफ आईपीसी वाज अमेंडेड। तो अगर अभी आप आईपीसी खोलते हैं अपना बेयर एक्ट, करेक्ट, उसके अंदर आप 375 को देखेंगे और उसके आप अमेंडमेंट पढ़ेंगे, उसके अमेंडमेंट में लिखा होगा इंसर्टेड बाय एक्ट 13 ऑफ 2013 सेक्शन 9। तो मतलब कि अमेंडमेंट एक्ट जो 2013 में 13वें नंबर पे पास हुआ था, उसके सेक्शन 9 के कारण हमने 375 को चेंज किया है। दिस इज हाउ यू हैव टू रीड द अमेंडिंग एक्ट। दिस इज हाउ रिपीलिंग लॉ भी पढ़ा जाता है, अमेंडिंग एक्ट भी पढ़ा जाता है, और इसी तरीके से आपका किया जाता है। तो इसको मैं फटाफट सम अप करता हूं, मैंने आपको क्या समझाया है, उसके बेसिस के ऊपर हम इसको आगे देखते हैं, राइट। तो कभी भी अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है, जिस तरीके से लॉ बनेगा उसी तरीके से वो लॉ अमेंड होगा, उसी तरीके से वो लॉ रिपील होगा। जो अथॉरिटी वो लॉ बना सकती है वही अथॉरिटी उस लॉ को अमेंड कर सकती है, वही अथॉरिटी उस लॉ को रिपील कर सकती है, करेक्ट। अगर आप किसी भी लॉ को अमेंड करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली उस एक्ट में अमेंडमेंट नहीं करेंगे, आप उसके रिलेशन में एक अमेंडिंग एक्ट बनाएंगे। वो अमेंडिंग एक्ट सेम प्रोसीजर से पास किया जाएगा, पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट जैसा वो एक्ट किया गया था,
और उसके सेक्शंस होंगे और उसके सेक्शंस के अंदर लिखा जाएगा इट्स अ स्पेशल लेजिस्लेशन कि जी इस एक्ट के इस सेक्शन को चेंज किया जाए, तो उसके बेसिस के ऊपर उस एक्ट के उस सेक्शन को चेंज किया जाए। दिस इज हाउ द अमेंडमेंट हैज टू बी रेड। तो अगर आप पंजाब हरियाणा के अंदर तैयारी कर रहे हैं, आई एम नॉट अवेयर अबाउट द अदर स्टेट्स बिकॉज स्टेट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कई स्टेट्स हैं जो बैराक ही नहीं आपको प्रोवाइड करते, करेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में आपका बैराक ही नहीं मिलता आपको, करेक्ट। तो वहां पर तो ये चीज लगती ही नहीं है, ठीक है जी। तो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, राइट। तो कहां पे आता है, जैसे पंजाब हरियाणा में है तो आपको अमेंडमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, अमेंडिंग एक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, करेक्ट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू रीड। तो मैं इस टॉपिक को यहीं पे ही समाप्त करता हूं। तो दो क्वेश्चन हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस को मैं एंटरटेन करता हूं, उसके बाद फिर मैं आगे पढ़ना स्टार्ट करता हूं, राइट। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, सर एक्ट 13 ऑफ सेक्शन 2013 में 13 का क्या मतलब है? एक्ट 13 ऑफ 2013 के अंदर 13 का मतलब है कि 2013 में 13th एक्ट जो था वो ये था। तो ईयरली आपके बहुत से बिल पड़ते हैं, वो बिल एक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो ये यहां पर ये 13th एक्ट था सीक्वेंस के अंदर। इट वॉज द 13th एक्ट विच वॉज signed by the president, which was assented by the president and became an act. So next question is of Adhi Goyal ji. It's a very important question. तो मैं आपको बड़ा ही इसका डिस्कशन करूंगा. It's a very very important one. What is the effect of repealing the amending act itself? अगर आप amending act को repeal कर देंगे तो क्या होगा, राइट? तो मैं इसका डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ एक पासिंग रेफरेंस देता हूं, करेक्ट। इट्स जस्ट अ रेफरेंस। मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो मैं आपको एक बड़ी ही अलग सी चीज पढ़ाऊंगा, प्लीज इसके बाद और कोई क्वेश्चन नहीं, बिकॉज आई विल बी डिस्कसिंग द डेफिनेशन ऑफ पेटी ऑफेंसेस। तो मैं आपको एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता रहा हूं। आई होप सो कईयों ने पढ़ा होगा, कईयों ने नहीं पढ़ा होगा। तो अगर किसी ने पढ़ा हुआ है तो प्लीज आप मुझे जरूर बताना ना। मैं आपको आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 31C ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहा हूं। यहां पे 31C ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, करेक्ट। अगर आप यहां पर देखते हैं, यहां पे यू हैव दिस amendment which says all or any of the principles laid down in part 4, all or any of the principles laid down in part 4. This is amendment number थर्ड है यहां पे फुटनोट, ठीक है। अगर हम थर्ड को देखते हैं यहां पे फुटनोट में, दिस इज अमेंडेड बाय द अमेंडमेंट ऑफ 42nd अमेंडमेंट है ऑफ 1976 की 42nd अमेंडमेंट है। बट इस अमेंडमेंट को मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, राइट। सो आर्टिकल 31C है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 1976 में एक अमेंडमेंट हुई, करेक्ट। उस अमेंडमेंट में दे इंक्लूडेड ऑल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। पहले सिर्फ 2 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते थे, तो अगर आप वहां पर गौर से देखेंगे देयर वर ओनली 2 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दैट वाज ऑफ 39B एंड 39C। तो कब इंदिरा गांधी का टेन्योर था, उन्होंने 1976 इमरजेंसी के टाइम पे इसमें अमेंडमेंट करी, एंड अमेंडमेंट करके इन्होंने 39B एंड 39C की जगह पर ऑल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिख दिए, ठीक है। तो मैं आपको पासिंग रेफरेंस फटाफट बता रहा हूं, तो प्लीज लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ओवर दिस, सुन ले बस एक बार। 31C कहता था, 31C कैपिटल C कॉन्स्टिट्यूशन का कहता था, ये भी अमेंडमेंट से आया था। ये कहता था कि अगर कोई अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल
39B एंड 39C के अंदर कोई लॉ बनाते हैं, 39B एंड 39C पे अगर आप कोई लॉ बनाते हैं, वो आपके फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड कर सकता है, राइट? इट कैन ओवरराइड योर फंडामेंटल राइट्स। वो फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड कर सकता है अगर आप कोई लॉ 39B एंड 39C में बनाते हैं। दिस वॉज एन इफेक्ट, ठीक है जी। और जो जो फंडामेंटल राइट्स को ये डिस्टर्ब कर रहा था, दैट वाज आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19। तो अगर आप 39B एंड 39C में कोई आप लॉ बनाते हैं, तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के बेसिस के ऊपर आप उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये लॉ था। 1976 में इंदिरा गांधी ने 42nd अमेंडमेंट के अंदर इसको अमेंड किया। 39B एंड 39C की जगह पर ऑल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिख दिया। तो मतलब कि इफेक्ट ये हुआ कि अगर आप किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे लॉ बनाएंगे, वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को ओवरराइड कर सकते हैं और आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज नहीं कर सकते। मिनर्वा मिल्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 31C को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करा, इसकी सिर्फ अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा। करेक्ट। तो बोलते हैं अगर अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा तो उसका इफेक्ट क्या होगा? अगर आप अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या अमेंडमेंट को रिपील करते हैं, तो उस केस के अंदर सिर्फ वो अमेंडमेंट इफेक्ट होगी, वो सेक्शन इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर कोई अमेंडमेंट इनऑपरेटिव हो जाती है या कोई अमेंडमेंट रिपील हो जाती है, वो आपको देखना है, राइट, हाउ इट इज बीइंग डन। इसका एक इसकी एक्सेप्शन है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है। तो उस केस के अंदर जो आपका प्रायर लॉ था वो ऑलरेडी ऑपरेटिव हो जाएगा। आपका जो प्रायर लॉ था वो ऑलरेडी ऑपरेटिव हो जाएगा। तो 31C में 39B एंड 39C की जगह पर उसको हटाकर ऑल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिख दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो इसका इंपैक्ट ये हुआ, जो अमेंडमेंट से प्रायर प्रोविजन थी वो भी कंटिन्यू रहेगी। तो इट मींस 39B एंड 39C ही इसको रीड किया जाएगा, बिकॉज अमेंडमेंट इज इनऑपरेटिव, नॉट द आर्टिकल इटसेल्फ। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रीड, यू हैव टू कीप इन माइंड। बट इसकी एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन मैं आपको यहां पर नहीं समझाऊंगा। चलो मैं आपको समझा देता हूं। वो एक्सेप्शन है रिपील। अगर अमेंडिंग एक्ट रिपीलिंग लॉ है, अगर एक अमेंडिंग एक्ट था, उसने किसी पुराने लॉ को रिपील कर दिया, उसके बाद वो रिपीलिंग क्लॉज भी अमेंड हो जाता है, तो जो लॉ रिपील हुआ था वो ऑटोमेटिकली रिवाइव नहीं होगा। मींस एक एक्ट था, राइट, आप ये चीज आप पार्टनरशिप, आप सोगा, आप हर जगह पर देखेंगे। एक लॉ था, उसको खत्म करके एक नया लॉ बनाया गया, राइट। तो मैं आपका छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। आई डोंट हैव पार्टनरशिप राइट नाउ, मेरे पास पार्टनरशिप का एक्ट नहीं है। आप अपनी बुक्स के अंदर आप देख सकते हैं। हाँ चलो, मेरे पास लिमिटेशन एक्ट है, मैं आपको लिमिटेशन से दिखाता हूं। करेक्ट। लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 32 है, वो रिपील हो गया है 1974 में। बट 32 क्या कहता था, राइट? सेक्शन 32 ऑफ लिमिटेशन एक्ट एक रिपीलिंग क्लॉज था। इसने पुराना लिमिटेशन एक्ट जो हमारे पास था ऑफ 1908 उसको रिपील किया। तो सेक्शन 32 क्या कहता था कि लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1908 इज रिपील्ड देयर बाय, उसने इसको रिपील कर दिया। आफ्टर 11 ईयर्स सेक्शन 32 को भी रिपील कर दिया। करेक्ट। तो मतलब कि एक रिपीलिंग क्लॉज था, किसने पुराने लॉ को रिपील किया, फिर आफ्टर सम टाइम
उस रिपीलिंग क्लॉज को ही रिपील कर दिया, हटा दिया, निकाल दिया। यहां पर पुराना एक्ट ऑटोमेटिकली रिवाइव नहीं होगा, इस चीज को याद रखना है। अगर आपकी अमेंडमेंट, गौर से सुनना है, अगर आपकी अमेंडमेंट इनऑपरेटिव हो जाती, अगर आपकी अमेंडमेंट को रिपील कर दिया जाता है, तो जो पुराना लॉ था वो ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएगा। बट अगर आपकी अमेंडमेंट एक रिपीलिंग क्लॉज है, अगर आपकी अमेंडमेंट एक रिपीलिंग क्लॉज है एंड सब्सिक्वेंटली आप उसी को ही रिपील कर देते, तो पुराना लॉ ऑपरेटिव नहीं। दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। दिस इज द टॉपिक ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इन रिलेशन टू अमेंडमेंट। तो मैं इसको ज्यादा नहीं बताऊंगा, आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो किसी दिन मुझे लगा कि हाँ आपको अच्छे से डिस्कस करना है, तो आई विल टेक अ स्पेशल क्लास इन रिलेशन टू इट। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू मी, यू शुड नो अबाउट इट। अमेंडमेंट के रिलेशन के अंदर भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में कब आप पढ़ते हैं तो बच्चे बहुत सी गलती करते हैं 31C को पढ़ने में। तो 31C एक ऐसा सेक्शन था, आर्टिकल था, which was subject to Keshav Nanda Bharti also and which was subject to Minerva Mills also. करेक्ट। तो मिनर्वा मिल्स ने 31C को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा था, उन्होंने सिर्फ अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था। तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि 31C अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, वो ये भूल जाते हैं कि 31C में सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट ऑफ 1976 अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुई है। उसके कारण जो पुराना एग्जिस्टिंग आर्टिकल था वो ऑपरेटिव हो गया। तो वो आर्टिकल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हुआ, उस आर्टिकल की अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुई। So this is what you have to keep in mind, right? Whenever you are reading this article. Chalo, I'm not wasting time over this. Let's come to the definition of petty offenses. हमारे पास CRPC में petty offenses क्या है? तो मैंने आपको क्यों बताया? Because petty offenses में 2005 की अमेंडमेंट है जिसको इन्फोर्स 2006 में किया गया है। ये क्वेश्चन आपका यूनिवर्सल, एके जैन, बटरवर्थ तीनों किताबों में पढ़ा है, प्री की बुक्स के अंदर। दिस इज व्हाट यू हैव टू सी। अब आगे देखते हैं। पेटी ऑफेंसेस को हमने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करा है। एक कैटेगरी, जो फर्स्ट कैटेगरी है, दैट इज स्टैट्यूटरी एंड इट इज मैंडेटरी। वो सीआरपीसी की कैटेगरी है, वो मैंडेटरी है। जो अगली 2 कैटेगरीज हैं जो हम पढ़ेंगे, द नेक्स्ट 2 कैटेगरीज, दे आर सब्जेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट एंड जुडिशरी। वो स्टेट गवर्नमेंट एंड जुडिशरी दोनों के सब्जेक्ट है। तो मींस स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसको एक्सरसाइज किया वो पावर को, एंड जुडिशरी भी उस पावर को एक्सरसाइज करे। तो हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। करेक्ट। तो फर्स्ट वन इज प्योरली स्टैट्यूटरी। जो सेकंड 2 हैं, these 2 provisions are statutory but they are subject to, they are to be exercised in reference to the state government and judiciary combined both. How? Let's see. Number 1, अगर कोई ऑफेंस ऐसा है जिसकी पनिशमेंट में सिर्फ फाइन है, एंड फाइन भी 1000 का है, नॉट एक्सीडिंग 1000 तक का है, एग्जैक्टली 1000 है, तो हम उस ऑफेंस को पेटी ऑफेंस कहें। दैट ऑफेंस विल बी टर्म्ड एज पेटी ऑफेंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 206. I'm reading the proviso. Let's read. Now, the proviso says, provided that the amount of the fine, subsection 2, for the purpose of this section, petty offense means any offense punishable only with fine not exceeding 1000 rupees. बस हम यहां तक पढ़ रहे हैं इसको अभी। करेक्ट। तो पेटी ऑफेंस कौन से हैं? पेटी ऑफेंसेस वो हैं जहां पर सिर्फ पनिशमेंट फाइन की है एंड वो फाइन की पनिशमेंट 1000 रुपीज से कम है। करेक्ट। तो अगर कोई ऑफेंस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, तो हमारे पास ऑफेंसेस कैसे हैं मैं आपको समझा देता हूं। इट कैन बी
imprisonment or fine, it can be imprisonment and fine, and it can be fine only. तो अगर कोई ऑफेंस imprisonment एंड फाइन वाला है, वो यहां पर पेटी ऑफेंस की डेफिनेशन में नहीं आ रहा। इस जगह पर अगर कोई ऑफेंस इंप्रिजनमेंट और फाइन वाला है, वो भी पेटी ऑफेंस की डेफिनेशन में फॉल यहां पर नहीं कर रहा। अगर कोई ऑफेंस ओनली विद फाइन एंड फाइन की लिमिट मेंशन्ड है और वो लिमिट 1000 रुपीज तक है, देन इट इज अ पेटी ऑफेंस। तो यहां पर आपको एक बड़ा ही खूबसूरत सा क्लॉज है, आपको याद रखना है। अगर किसी ऑफेंस के ऊपर सिर्फ फाइन की पनिशमेंट है और उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं लगा रखी, लेजिस्लेशन ने एक ऑफेंस मेंशन किया, ऑफेंस के ऊपर लिख दिया इट इज पनिशेबल विद फाइन ओनली, और फाइन की कोई अमाउंट नहीं लिखी, तो मतलब कि हेयर द फाइन कैन बी ऑफ अनलिमिटेड अमाउंट, इट मस्ट नॉट बी एक्सेसिव बट इट इज ऑफ अनलिमिटेड अमाउंट, तो इट विल नॉट अमाउंट टू पेटी ऑफेंस अंडर दिस क्लॉज, अंडर दिस सबसेक्शन। तो पेटी ऑफेंस कौन सा होगा? जहां पर पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ फाइन की है एंड फाइन की अपर लिमिट मेंशन्ड 1000 रुपीज या उससे कम है। अगर उससे ज्यादा है या अनलिमिटेड है, इट इज नॉट अ पेटी ऑफेंस। दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड अंडर द फर्स्ट क्लॉज, राइट? The first clause is very clear. It simply says if the amount of the fine mentioned is of a fine of 1000 rupees or less, not exceeding 1000 rupees, then in that case the offense is a petty offense. अब हम आगे, this is the first clause, ये statutory है, ये हमेशा petty offense ही काउंट होगा। अब हमारे पास दो और कैटेगरीज है। इस कैटेगरीज के ऊपर 3 टेस्ट लगते हैं। इन दो कैटेगरीज के ऊपर 3 टेस्ट है। वो 3 टेस्ट क्या है सुनेगा। फर्स्ट टेस्ट, अगर कोई ऑफेंस कंपाउंडेबल है या फिर अगर कोई ऑफेंस की पनिशमेंट 3 मंथ्स की है। राइट, नंबर 1, ये 2 क्लॉजेस हैं, इसकी 3 कंडीशंस हैं। 3 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए तभी आप पेटी ऑफेंस की डेफिनेशन में फॉल करेंगे। ये 3 कंडीशन है, 1 इज स्टैट्यूटरी, द सेकंड 1 इज स्टेट एंड थर्ड 1 इज जुडिशियरी। स्टैट्यूटरी कहता है कि अगर कोई ऑफेंस कंपाउंडेबल है या फिर अगर कोई ऑफेंस इज पनिशेबल विद 3 years ऑफ इंप्रिजनमेंट, 3 months ऑफ इंप्रिजनमेंट। नंबर 2, स्टेट गवर्नमेंट इसको नोटिफाई कर सकती है एज पेटी ऑफेंस। कब उसका केस चलेगा? नंबर 3, तो कोर्ट देखेगी क्या उस पर्टिकुलर केस में सिर्फ फाइन से काम चल जाएगा। अगर ये 3 कंडीशंस पूरी हो जाती हैं, द ऑफेंस इज अ पेटी ऑफेंस। करेक्ट। तो मैं अभी आपको इसको चार्ट से समझाता हूं, 1 by 1, जरा गौर से सुनो। तो पहले मैं आपको एक पासिंग रेफरेंस बता दूं, व्हाट इज कंपाउंडेबल। क्रिमिनल लॉ में कभी भी टर्मिनोलॉजी कॉम्प्रोमाइज यूज नहीं करनी आती। राइट, आई विल बी रिपीटिंग ऑल द पॉइंट्स, जस्ट अ मिनट। आपको कभी भी क्रिमिनल लॉ में वर्ड कॉम्प्रोमाइज यूज नहीं करना। कॉम्प्रोमाइज आपको हमेशा सिविल में करना है, क्रिमिनल में आप हमेशा वर्ड कंपाउंड यूज करेंगे। ऐसा क्यों? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि हमने जो ये कॉन्सेप्ट बोरो किया है, हमने ये ऑस्ट्रेलियन जुरिस्प्रूडेंस से बोरो किया है। हमने ये इंग्लिश या अमेरिकन जुरिस्प्रूडेंस नहीं लेकर आए हम इसमें, ये हमने ऑस्ट्रेलियन जुरिस्प्रूडेंस से बोरो किया है इस कॉन्सेप्ट को, दैट इज ऑफ कंपाउंडिंग। करेक्ट। तो व्हाट लॉ सेज? ऑस्ट्रेलियन लॉ कहता है, ऑस्ट्रेलियन जुरिस्प्रूडेंस कहता है, कॉम्प्रोमाइज क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज इज सेटलमेंट वेयर बोथ द पार्टीज मेक सम एडजस्टमेंट्स एंड उसमें जो जजमेंट पास होती है, इट इज सम पार्ट फेवर्स द डिफेंडेंट एंड सम पार्ट फेवर्स द प्लेंटिफ।
करेक्ट। तो कब आप सिविल लॉ में कॉम्प्रोमाइज करते हो तो आप अपने डिस्प्यूट को सेटल करते हो। सेटल आप कब करते हो तो उसमें आप एडजस्टमेंट्स करते हो। उस एडजस्टमेंट्स के अंदर कुछ राइट्स डिफेंडेंट अपने हक में ले लेता है, कुछ राइट्स प्लेंटिफ अपने हक में ले लेता है। तो इस तरीके से आपका कॉम्प्रोमाइज होता है। कॉम्प्रोमाइज इज एडजस्टमेंट। करेक्ट। बट कब क्रिमिनल लॉ में कॉम्प्रोमाइज होता है तो उस केस में एक्यूज्ड के रिलेशन में हमेशा इक्विटल पास होती है। हम कॉम्प्रोमाइज करके एक्यूज्ड को किसी छोटे ऑफेंस के लिए लायबल नहीं ठहरा सकते। हम ये नहीं कह सकते एक्यूज से, चल तूने मेरे घर में रॉबरी करी है, हम दोनों समझौता कर लेते हैं, ठीक है, एंड यू विल बी लायबल ओनली फॉर थेफ्ट। करेक्ट। आप ये नहीं कह सकते कि चलो तुमने मेरे ऊपर ग्रीवियस हर्ट करी है, हम कुछ समझौता कर लेते, तुम मुझे 10 लाख रुपए दे देना, यू विल बी लायबल ओनली फॉर हर्ट। तो क्रिमिनल लॉ में कभी भी आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो क्रिमिनल लॉ में डायरेक्टली एक्यूज्ड की इक्विटल होती है। तो बोलते टेक्निकली क्रिमिनल लॉ के अंदर कॉम्प्रोमाइज हैज एन इफेक्ट of removing the stigma of crime from the person. It is not adjustment. तो वो एडजस्टमेंट नहीं है, वो तो टोटल रिमूवल ऑफ क्राइम। सिविल में कब कॉम्प्रोमाइज होता है, कुछ राइट्स डिफेंडेंट के हक में होते हैं, कुछ राइट्स प्लेंटिफ अपने हक में रख लेता है, तो उसके बेसिस के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। बट क्रिमिनल लॉ में हमेशा द इक्विटल ऑफ एक्यूज्ड इज देयर। सो दैट इज अ रीजन बोलते ही हम क्रिमिनल लॉ में जो कॉम्प्रोमाइज है उसका इफेक्ट है इरेजिंग द क्राइम, दैट इज कंपाउंडिंग द क्राइम एज इफ नो क्राइम हैज बीन कमिटेड। इसलिए ऑस्ट्रेलियन जुरिस्प्रूडेंस में हम क्रिमिनल लॉ में इंस्टेड ऑफ वर्ड कॉम्प्रोमाइज वी यूज द वर्ड कंपाउंड, बिकॉज इन क्रिमिनल लॉ देर इज नो एडजस्टमेंट ऑफ राइट्स, देर इज टोटल इरेजर ऑफ ऑफेंस, whereas in civil cases you have adjustment of rights. दैट इज अ रीजन इस सेम कॉन्सेप्ट को हमने अपने इंडियन लॉ में फॉलो किया, इसलिए हम सिविल केसेस में वर्ड कॉम्प्रोमाइज यूज करते हैं एंड क्रिमिनल केसेस में वर्ड हम कंपाउंड यूज करते हैं, बिकॉज इन कंपाउंडिंग द ऑफेंस इज बीइंग इरेज्ड टोटली। दैट इज द रीजन। आई होप सो आप रीजन समझ पाए, राइट। तो अब ध्यान से देखिए, अगर कोई ऑफेंस लॉ कहता है, अगर कोई ऑफेंस कंपाउंडेबल है या 3 महीने की सजा वाला है या और, इट्स पनिशेबल विद 3 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी है, स्टेट गवर्नमेंट उसको नोटिफाई भी कर सकता है एज अ पेटी ऑफेंस या नोटिफाई करने से मना भी कर सकता है। करेक्ट। तो अब सिचुएशन नंबर 1, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं करता। तो अब देखिए सिचुएशन नंबर 1, अगर कोई ऑफेंस कंपाउंडेबल है या फिर अगर कोई ऑफेंस की पनिशमेंट 3 महीने से कम है एंड स्टेट गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई नहीं कर रखा, तो वो पेटी ऑफेंस में फॉल नहीं करेगा। सिंपल। करेक्ट। लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट। अगर कोई ऑफेंस कंपाउंडेबल या 3 महीने से छोटा है एंड स्टेट गवर्नमेंट उसको नोटिफाई कर देती है नोटिफिकेशन से कि हम इसको ट्रीट कर सकते हैं एज अ पेटी ऑफेंस, तो उस केस के अंदर देयर इज अ डिस्क्रिशन ऑफ जज। उस केस में जज हर पर्टिकुलर केस को उसके खुद के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे देखे। तो अगर कोई ऑफेंस कंपाउंडेबल या 3 महीने से कम वाली सजा वाला है एंड स्टेट गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई किया गया है एज अ पेटी ऑफेंस, तो उस केस में जज देखेगा क्या जो पर्टिकुलर केस उसके सामने है उसमें क्या अकेली फाइन से काम चल जाएगा कि नहीं चलेगा। अगर उसको लगता है अकेले फाइन से काम चल जाएगा तो उस केस में वो उस ऑफेंस को पेटी ऑफेंस की तरह ट्रीट कर सकता है। अगर उसको लगता है कि ये ऑफेंस इवन दो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड है एज अ पेटी ऑफेंस, बट इसमें अकेली फाइन से काम नहीं चलेगा, इसमें ज्यादा फाइन या फिर इंप्रिजनमेंट देनी पड़ेगी, तो उस केस के अंदर इट विल नॉट बी अ पेटी ऑफेंस। दिस इज सेकेंड एंड थर्ड टाइप ऑफ पेटी ऑफेंस, जिसके अंदर वी हैव
these concepts. तो टेस्ट क्या है? नंबर 1, 3 टेस्ट हैं इसके. नंबर 1, द ऑफेंस इज कंपाउंडेबल और द ऑफेंस इज punishable with less than 3 months of imprisonment. Number 2, state government has notified it as a petty offense. And number 3, with reference to a particular case, the judge is of opinion that in that particular case, only the amount of fine less than 1,000 rupees will be the appropriate sentence. If these 3 conditions are fulfilled, correct, then in that case, it will be treated as a petty offense. Right? Yes, इसके ऊपर भी 1,000 rupees का लिमिट है. Correct? So this is what you have to keep in mind. इसके ऊपर भी you have a limit of 1,000 rupees. क्यों? Because अब 1,000 rupees से ज्यादा फाइन नहीं impose कर सकते petty offenses. This is what law has to say. मैं आपको read out करके बताता हूं what I'm talking about. That is subsection 3, which we have in 2006. It says, the state government may notify, by notification, specially impart any magistrate to exercise its power conferred by subsection 1 in relation to any offense which is compoundable under section 320 or any offense punishable with an imprisonment not exceeding 3 months or with fine or with both. लॉ कहता है कि अगर कोई ऑफेंस कंपाउंडेबल है या 3 महीने की सजा वाला है तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है, ठीक है जी, कि ये पेटी ऑफेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं. इट्स अ टाइप ऑफ एन ऑफेंस. नंबर 2, द स्टेट गवर्नमेंट कैन नोटिफाई. उसके बाद, वेयर द मजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन दैट हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, द इम्पोजिशन ऑफ फाइन ओनली वुड मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस. और थर्ड टेस्ट है कि उस पर्टिकुलर केस में जज को लगता है कि imposition of the fine will be sufficient. So in that particular case, it can be treated as a petty offense. So this is what you have to keep in mind. There are 3 types of petty offenses. Correct. First is 1,000 rupees. किसका अमाउंट ऑफ फाइन है. दूसरे कंपाउंडेबल. तीसरे 3 महीने की सजा वाले. कंपाउंडेबल एंड 3 महीने की सजा वाले जो हैं उनके ऊपर 2 टेस्ट और लगते हैं. स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो नोटिफाइड हो, प्लस मजिस्ट्रेट इज ऑफ एन ओपिनियन दैट ओनली द अमाउंट ऑफ फाइन विल सर्व द जस्टिस. इट्स प्योरली द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ जज. प्योरली. करेक्ट. दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड. करेक्ट. चलो, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं. करेक्ट. तो उस एक्सेप्शंस को मैं 206 के रेफरेंस से पढ़ रहा हूं. मैं सबसेक्शन 2 पढ़ रहा हूं. यहां पे वो कहता है, बट इट डजंट इंक्लूड. बट पेटी ऑफेंस की डेफिनेशन में क्या नहीं आता. बट इट डजंट इंक्लूड एनी ऑफेंस विच इज पनिशेबल अंडर मोटर व्हीकल एक्ट. अगर कोई भी ऑफेंस मोटर व्हीकल एक्ट में आता है उसके ऊपर ये नहीं लगता. ठीक है जी. तो इट विल नॉट अप्लाई. करेक्ट. एंड unless under any other law which provides the convicting of accused, or under any other law which provides for convicting the accused in the absence of the plea of guilt, it's applicable on that also. Clear है जी. तो वहां पे अगर somebody is asking question, what about UT? UT के अंदर जी the president will decide, because वहां पे state government नहीं होती हमारे पास. the president rule is there. तो वहां पर the president is going to decide it by the notification. तो वो भी जो भी आपका स्टेट गवर्नमेंट की जगह पर जो भी आपकी it is directly under the control of president, not under the central government, right? So the president is going to decide. This is what you have to keep in mind. So this is about the definition of petty offense which we have. So I hope so it's clear to you. So I have discussed few points. आज हम थोड़ा सा स्लो पेस में इसलिए पढ़े हैं because मुझे आपको अमेंडमेंट के बारे में पढ़ाना था, which according to me it's very 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 important. आपको पता होना चाहिए if you are a student. Correct. Now, lot of people ask me in this thing, तो मुझे आपको जाते जाते एक छोटी सी बात स्टार्ट करनी है. Today I'm going to start with CPC at 3:30. तो उसके रिलेशन के अंदर मैंने एक पेज बनाया है, एक सेपरेट पेज बनाया है, तो वो मैंने आपको नोटिफाई भी कर दिया है.
देखिए, एक छोटी सी मेरी आपसे एक गुजारिश है, आपको एक कुछ मुझे बताना था. इफ आई स्टार्टेड विद सीपीसी दैट इज पेड, that doesn't mean that I'm not going to teach CRPC or Limitation Act properly. Correct. When I was in my first year of law, तो हमारे को लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ाया जाता है. तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर तो हमारे टीचर ने हमारे को एक एग्जाम्पल दिया जो मैंने अपने घर में जाकर बताया. तो माई टीचर गेव मी द एग्जाम्पल कि जी कैसे कैसे मॉनेटरी टर्म बढ़ती रहती है, वैसी वैसी ड्यूटी ऑफ केयर भी बढ़ता रहता है. तो मेरे टीचर ने हमें एग्जाम्पल दिया कि अगर आप बाहर खड़े होकर 5 रुपए की चाय पी रहे हैं, दैट पर्सन कैन यूज टैप वाटर. बट अगर आप वहीं पे ही किसी 5 स्टार होटल में 200 रुपए की चाय पी रहे हैं, तो वहां पर द पर्सन विल यूज बिस्ट्रेली का वाटर, वो टैप वाटर यूज करेगा. वो ड्यूटी ऑफ केयर आपकी बढ़ गई मॉनेटरी टर्म्स के कारण. करेक्ट. तो मैंने ये सेम एग्जाम्पल उठाया एंड फटाफट अपने घर गया. मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताया कि द ड्यूटी ऑफ केयर डिपेंड्स अपॉन द मनी यू पे. That was the first lesson which was given to me in my law school by my parents, and said duty of care doesn't depend upon money, it depends upon the character of the person. So, and I have followed this thing, this advice of my parents from 2008 when I was in my first year of law. So, if I'm teaching you CRPC and I'm teaching you Limitation Act, and if I'm not charging anything, I'm under the same duty of care which will be there when I'm teaching paid classes of CPC. It will be on the same footing. It will be taught on the same platform. So this is my request. Don't worry. This is my guarantee that if I'm continuing it, it will be as if it's paid. Right? So let's meet after 5 minutes with your Limitation Act.